नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ नेशनल। मैं हूं आपके साथ मानसी। समाचार शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एंजियोप्लास्टी सफलतापूर्वक एसएमएस अस्पताल में हो गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए भरतपुर के चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव इथेरी निवासी राकेश कुमार फौजदार की पार्थिव देह शुक्रवार को गांव पहुंची। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर पिछले एक साल से चर्चा जारी, लेकिन इस चर्चा के साथ कि कोई न कोई बुरी नजर लग जाती है। राजस्थान में 5 सितंबर से प्राइमरी स्कूल खोले जाने की अफवाह पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने अंकुश लगाया। राज्य सरकार के यूडीटीएच मंत्री व कांग्रेस वरिष्ठ नेता धारीवाल ने सचिन पायलट व अशोक गहलोत की कंट्रोवर्सी लेकर टूक जवाब दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एंजियोप्लास्टी सफलतापूर्वक एसएमएस अस्पताल में हो गई। उनकी सेहत में अब सुधार देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी लोकेश शर्मा और प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ट्वीट कर ऑपरेशन सफल रहने की जानकारी दी है। अस्पताल में अधीक्षक डॉक्टर सुधीर भंडारी ने मुख्यमंत्री का हेल्थ बुलेटिन जारी किया। उन्होंने कहा, सीएम की एंजियोप्लास्टी सफल रही है, अब उनकी जांच नॉर्मल है। एंजियोप्लास्टी के बाद उन्हें 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। सीएम को 2 से 3 दिन तक अस्पताल में रहने की सलाह दी गई है। वे अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ गया। चेस्ट में दर्द व सांस में कठिनाई होने पर मुख्यमंत्री निवास का स्टाफ उन्हें तुरंत नजदीक के अस्पताल लेकर पहुंचा। तबियत बिगड़ने की बात की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन व एसएमएस अस्पताल को प्रबंधन अलर्ट जारी हो गया। अस्पताल में प्रोटोकॉल के मुताबिक पहले से मौजूद अस्पताल प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी, अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा सहित कार्डियोलॉजिस्ट समेत अन्य विशेषज्ञों के उन्हें हैंडल किया। यहाँ जांच होने पर सामने आया कि उनके आर्टरी में 90% ब्लॉकेज है। इसके बाद गहलोत को एसएमएस हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती किया गया। सीएम के विशेष अधिकारी लोकेश शर्मा ने ट्वीट कर बताया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एसएमएस अस्पताल में सफलतापूर्वक एंजियोप्लास्टी हो गई है। अब सब कुछ ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। प्रदेशवासियों की दुआ से मुख्यमंत्री जल्द ही ठीक हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए भरतपुर के चिकसाना क्षेत्र के गांव हथेरी निवासी राकेश कुमार फौजदार की पार्थिव देह शुक्रवार को गांव पहुंची। यहां अंतिम विदाई देने के लिए भारी संख्या जन्मू समूह उमड़ रहा था। हर एक की आंखें नम दिखी। शहीद हवलदार राकेश 3 राजपूताना राइफल में श्रीनगर में तैनात थे। गांव में सैनिक सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। बड़े पुत्र तशम को शहीद पिता को मुखाग्नि दी। इस मौके पर पुलिस व सेना के जवानों ने सलाम व गारद व मातमी धुन बजा के सलामी दी। इससे पहले शहीद राकेश गुर्जर की अंतिम यात्रा में आसपास के कई गांवों के सैकड़ों की तादाद में लोग, सैनिक व अधिकारी शामिल हुए। भीड़ अंतिम विदाई में लोग जब तक सूरज चांद रहेगा, राकेश तेरा नाम रहेगा, ऐसे जयकार लगाते थे। इससे पहले शहीद राकेश की पार्थिव देह दिल्ली से पैतृक गांव हथेरी पहुंची तो माहौल गमगीन बन गया था। शहीद की वीरांगना सूरजमुखी, बच्चे और परिजन बिलख पड़े और परिजन शहीद की देह से लिपट कर रोने लगे। यह दृश्य देख आसपास के लोगों की आंखें नम हो गई और ग्रामीण परिजनों को ढांढस बंधाया। शहीद को चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी कर्नल केवीएस टेनुआ समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बुरी नजर मंत्री दिखवा रहे हैं कुंडली। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद पिछले एक साल से चर्चा चल रही है, लेकिन इस चर्चा के साथ ही कोई न कोई बुरी नजर लग जाती है। कभी कोरोना की लहर तो कभी कुछ। इस बार सत्ता के मुखिया बीमार हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे में मंत्री बनने की कतार में बैठे विधायक शुभचिंतकों को कोस रहे हैं, अपनी कुंडली दोबारा चेक करवा रहे हैं। आखिर फोन से ग्रह ने गड़बड़ की। पंजाब और छत्तीसगढ़ के बाद कांग्रेस हाईकमान के राजस्थान में फेरबदल की सियासी हलकों में चर्चा थी। सरकार के मुखिया के दिल्ली दौरे इसके कार्यक्रम भी बने और रद्द हो गए। अब उनकी तबीयत खराब होने से मंत्रिमंडल फेरबदल एक बार फिर लंबा खींचता ही दिख रहा है। आगे 6 जिलों के पंचायत चुनाव और विधानसभा उपचुनाव भी है। अब सियासी हल्का भी क्या करे, जितना नाम उतनी बात। पावर कॉरिडोर में सरकार के कुछ मंत्रियों का ब्यूरोक्रेटिक्स के आगे
सरेंडर चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। पिछले दिनों ही खबरी में रहने वाले एक तेज तर्रार मंत्री अपने विभाग के प्रमुख सचिव के चंबर में पहुंचे। पश्चिमी राजस्थान से आने वाले एक सीधे माने जाने वाले राज्य मंत्री भी अफसरों के चंबर में जाते देख रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के मुखिया के यहाँ तो मंत्री मिलते ही रहते हैं। आमतौर पर मंत्री अपने विभाग के हर लेवल के अफसरों को मैसेज करके बुलवा सकते हैं, लेकिन नई परंपरा से लोग उल्टी गंगा की बातें कर रहे हैं। मंत्री ही अफसरों के दरवाजे पर जा रहे हैं। स्टेटमेंट रहे नेता कह गए अफसरों और अरबी घोड़ों में समानता है। नौसिखिया घुड़सवार को अरबी घोड़ा जमीन दिखाते हुए नहीं करता, वही हालत अनाड़ी मंत्रियों, नेताओं और अफसरों की है। यह नियम कई सत्ताधारियों पर भी लागू होता है। चर्चा यह है कि मंत्रियों ने कई अफसरों को सरेंडर करवा दिया है। राजस्थान में 5 सितंबर से प्राइमरी स्कूल खोले जाने की अफवाहों पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अंकुश लगा दिया। बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि 5 तारीख से प्राइमरी स्कूल खोलने के मुद्दे पर कोई बात हुई ही नहीं है। कुछ स्कूल संचालक सिर्फ बवाल खड़ा करने के लिए इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसी कोई तैयारी नहीं है। दरअसल शुक्रवार को प्रदेश भर में निजी स्कूल संचालक जयपुर में इकट्ठा हुए, जहां 11 सूत्री मार्गों को लेकर धरना दिया जा रहा था। इस धरने से 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात करने पहुंचे। निजी संचालक संघ के पदाधिकारियों ने मीडिया ने अपनी मांगों पर सहमति की बात की। उन्होंने बताया था कि कक्षा 9 से 12 तक स्कूल खोलने के बाद 5 सितंबर तक कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे, लेकिन अब शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूल संचालकों की मांग को सिर से खारिज कर दिया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने कहा है कि प्राइमरी स्कूल खोले जाने के लिए सबसे पहले चिकित्सा विभाग से सुझाव लिया जाएगा, मुख्यमंत्री स्तर पर चर्चा की जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई तैयारी नहीं है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल संचालक संघ के पदाधिकारियों के द्वारा गलत तथ्य फैलाए जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। मेरी उनसे इस विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ स्कूल संचालक भीड़ इकट्ठा कर नेतागिरी करने में लगे हैं, जो जनता को भ्रमित करने के लिए झूठ फैला रहे हैं। ऐसे झूठ लोगों में अब मैं भविष्य में कभी नहीं मिलूंगा। राज्य सरकार के यूडीएच मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल ने सचिन पायलट व अशोक गहलोत की कंट्रोवर्सी को लेकर 2 ट्रक जवाब दिया। पायल और गहलोत के बीच 2.5 साल सरकार चलाने के फॉर्मूले के सवाल पर कहा कि कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि राजस्थान में 2 नेताओं 2.5 साल की सरकार चलेगी। प्रदेश में किसी तरह से बदलाव की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बात का बदलाव होगा। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस भी किसी तरह से बटी हुई नहीं है। पूरी कांग्रेस गहलोत के साथ खड़ी है। पहले का समय निकल चुका है, अब गहलोत की कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। शांति धारीवाल ने शुक्रवार को अलवर में बताया था कि धारीवाल ने सचिन पायलट के हाई कमान को किए गए वादों को पूरा करने के सवाल के जवाब में कहा कि दरबार तो हमेशा खुला है, कोई भी जा सकता है। मैंने कभी नहीं सुना कि 2.5 साल सरकार चलाने का कोई दावा हुआ है। अब किसी बात का बदलाव होगा तो मौजूदा सरकार ही कांग्रेस का चेहरा है। कहाँ दिक्कत आ रही है? आधी सरकार सचिन पायलट के साथ खड़ी दिखती है। इस सवाल पर कहा कि कौन सी आधी सरकार है? सारी कांग्रेस का अशोक गहलोत ही नेतृत्व करते हैं। धारीवाल ने भाजपा के विपक्ष की भूमिका पर कहा कि उनकी पार्टी में बड़ी लड़ाई है। 6 से 7 लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन यह सही है कि वसुंधरा राजे का चेहरा ही सबसे बड़ा है। उनमें से वसुंधरा राजे का कद ही बड़ा है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। शराब की दुकानों की तरह अब राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के मकानों की बोली भी करोड़ों तक पहुंचने लगी है। 2 दिन पहले जयपुर के इंदिरा गांधी नगर जगतपुरा योजना में 6 निम्न आयु वर्ग के मकानों को ई नीलामी के जरिए बेचा गया। करीब 43 वर्ग गज के इस मकान की बेस प्राइस 14,40,000 थी। बोली लगी तो 19 गुना ज्यादा कीमत हो गई।
एक व्यक्ति ने 2,42,50,000 रुपए की बोली लगाई, जबकि इसका बाजार भाव 30 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। अब हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी उस व्यक्ति को ढूंढने में लगे हैं जिसने इतनी बड़ी बोली लगाई। बीड के लिए राशि भरने वाले ने हाउसिंग के नियमानुसार अमानत राशि भी जमा करवा दी, लेकिन आवेदन में अपना नंबर दर्ज नहीं करवाया। इससे बोलीदाता के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में जयपुर सर्किट 3 के डेप्यूटी हाउसिंग कमिश्नर अमित अग्रवाल ने बताया कि इतनी कीमत देकर हम भी सोच में पड़ गए हैं। उन्होंने बताया कि नीलामी में बोली लगाने वाले व्यक्ति का नाम जय किशन नंबरानी है। इस मकान से निकलने के बाद अब 10% राशि जमा करवाने के लिए मांग पत्र भेजा जाएगा। 1 महीने के अंदर मांग पत्र की राशि जमा नहीं कराई तो बोली लगाने वाले व्यक्ति की जमा अमानत राशि 72,015 रुपए जब्त कर लिए जाएंगे। उधर जानकारी का कहना है कि बाजार के हिसाब से इस मकान की कीमत 30 लाख से ज्यादा नहीं है। कहा जा रहा है कि हाउसिंग बोर्ड की बसाई इंदिरा गांधी नगर योजना में ऐसा कोई मकान नहीं है जिसकी कीमत इतनी सारी हो। प्रदेश भर के निजी स्कूल संचालक शुक्रवार को जयपुर में स्टैच्यू सर्कल स्थित मैदान पर एकत्रित हुए। धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के सामने 11 सूत्रें मांगे रखी। निजी स्कूल संचालकों के इस आंदोलन के सांसद किरोड़ा लाल मीणा भी मौजूद थे। धरने के बाद शाम को स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मिला। इसमें आरटीआई भुगतान करने की समीक्षा के बाद छोटी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने, कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादे को पूरा करने सहित कई बिंदुओं पर सहमति बनी। वार्ता के बाद निजी स्कूल संचालकों ने आंदोलन स्थगित कर दिया। इससे पहले सरकार की तरफ से परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी आंदोलन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने सरकार की तरफ से मांगों पर आश्वासन दिया, लेकिन निजी स्कूल संचालकों ने ठोस सहमति के बिना धरना समाप्त करने से इनकार कर दिया। निजी स्कूल संचालकों ने कई मांगे रखी थी। आरटीआई का भुगतान पर अनुमिति बनी थी। अभी 1 सितंबर से 9वीं और 12वीं तक स्कूल खोलने जा रहे हैं। अन्य राज्यों को भी अध्ययन होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। धरने में पहुंचे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सांसद किरोड़ी के तारीफों को पुल बांधते हुए भाजपा को निशाने पर लिया। दोनों मंच पर एक दूसरे के साथ हंसते हुए नजर आए। खाचरियावास ने कहा कि किरोड़ी लाल राजस्थान के सबसे बड़े आंदोलनकारी है। आजकल भाजपा 2 भागों में बटी है। एक भाजपा सो रही है, दूसरी भाजपा किरोड़ी संघर्ष कर रही है। किरोड़ी सही मायने में विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। हम भी विपक्ष में थे। डॉक्टर साहिब सीनियर है और चुनौती भी है। जयपुर में अब तक 9 जिला प्रमुख बने। इनमें से 1 सांसद व 1 विधायक बन गया। जयपुर में 10वीं जिला परिषद गठन के चुनाव चल रहे हैं। 4 सितंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद 6 सितंबर को जिला प्रमुख और 7 सितंबर को उप जिला प्रमुख के चुनाव होंगे। 10वीं जिला प्रमुख पद पर दूसरी बार सामान्य वर्ग की महिला जिला प्रमुख बनेगी। जिला परिषद का गठन होने के बाद अब तक 60 वर्ष में 9 जिला प्रमुख बने हैं। अब तक चुने हुए जिला प्रमुख में से रामचरण बोहरा जयपुर सांसद व सहदेव शर्मा आमेर से विधायक बने। हजारीलाल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के टिकट पर खड़े हुए निवर्तमान जिला प्रमुख मूलचंद्र मीणा भाजपा से जीत कर आए, लेकिन 2 वर्ष के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। जयपुर जिला परिषद में 51 मेंबर को चुना जाएगा। मौजूदा सरकार कांग्रेस की होने के कारण जिला प्रमुख की सीट अपने कब्जे में लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। वहीं भाजपा एक बार फिर से जिला प्रमुख सीट के लिए पूरा दमखम लगाए हुए हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने आरटीयू कोटा के नए भवन लैब्स, डेनिस कोर्ट, कैफेटेरिया, 300 किलोवाट रूफ टॉप सोलर प्लांट और रिसर्च हब का ऑनलाइन लोकार्पण किया। जयपुर में राजभवन से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलराज मिश्र ने कहा कि तकनीको शिक्षा से जुड़ी पाठ्य सामग्री अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और स्थानीय भाषाओं में भी तैयार कराई जाती है। उन्होंने स्थानीय आवश्यकता के मुताबिक विद्यार्थियों में तकनीकी कौशल और दक्षता के विकास के लिए प्रयास करने पर जोर दिया है। राज्यपाल ने कहा कि तकनीकी शिक्षा के महत्व को देखते हुए नई शिक्षा नीति में गुणवत्ता और व्यावहारिक प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने तकनीकी शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों से शिक्षण प्रक्रिया में सुधार, शिक्षकों के गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण और विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने की दिशा में लगातार प्रयास करने का आह्वान किया है। राज्यपाल मिश्रा ने कहा कि कोविड के दौर में जारी ऑनलाइन शिक्षा एक तरफा बनकर न रह जाए। इनसे भी न शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच लगातार दोनों तरफ से संवाद बनाए रखने पर जोर दिया जाना चाहिए। साथ ही तकनीकी शिक्षा में जीवन व्यवहार की शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रम को पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए। यदि तकनीकी पाठ्यक्रमों में कला और संस्कृति से जुड़े विषयों को जोड़ा जाएगा तो तकनीकी शिक्षा बोझल नहीं होगी। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को ऐसी तकनीक की शिक्षा दी जाएगी
जिससे वे खुद के साथ दूसरों को भी रोजगार देने लायक बन सके। उन्होंने इसके लिए विश्वविद्यालय के स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की अलग से स्थापना करके सुझाव दिया। साथ ही उम्मीद जताई कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में विकसित की गई नई लैब से विद्यार्थियों को शोध के व्यवहारिक पक्ष को समझने में मदद मिलेगी। विश्वविद्यालय में रिसर्च वर्क को भी नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर आर्य गुप्ता ने विश्वविद्यालय का प्रगति रिपोर्ट पेश किया। राज्यपाल के सचिव सुबीर, आरटीयू के रजिस्ट्रार नरेश कुमार मालव सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े। पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत तहसील के गांव निम्बी जोधा में बड़ी मात्रा में अवैध शराब निर्माण की सामग्री जब्त की है। रविंद्र कुमार को गिरफ्तार के निम्बी जोधा में अवैध शराब बनाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद 15 दिन से कड़ी नजर रखी जा रही थी। तड़के करीब 4 बजे पुलिस टीम को रविंद्र के अवैध शराब बनाने का सामान लेकर निम्बी आने की पुख्ता सूचना मिली। इसके बाद पुलिस बल ने शराब माफिया को शराब बनाने के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किया आरोपी रविंद्र उर्फ रवि कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का साथी है। उसका आनंदपाल के साथ कुर्को के संपर्क है। वह पुलिस थाना गंगा शहर, जिला बीकानेर में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री सहित अन्य सामानों के साथ पूर्व में पकड़ा जा चुका है। वर्ष 2015 में भी ग्राम निम्बी जोधा में पुलिस कार्यवाही में अवैध शराब निर्माण आरोप में गिरफ्तार हुआ था, जिसका मामला न्यायालय में लंबित है। आरोपी रविंद्र के खिलाफ आबकारी अधिनियम के अलावा आमरस एक्ट, कॉपीराइट एक्ट सहित कई धाराओं में अलग अलग मामले दर्ज हैं। रविंद्र को गिरफ्तार करने के पश्चात पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी ने निम्बी जोधा के अलावा नागौर जैसे जिले अन्य कई गाँवों में शराब माफिया को काम आने वाली सामग्री सप्लाई करना स्वीकार किया है। पुलिस ने उसे शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर जिले भर में चल रहे अवैध शराब के माफियाओं के बारे में जानकारी जुटाने के लिए रिमांड मांगी। न्यायालय ने आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया। नागौर पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह ने बताया कि शुक्रवार को निम्बी जोधा में पुलिस टीम को अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पूरे जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी से जानकारी प्राप्त कर जिले के अन्य शराब माफियाओं के खिलाफ भी शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। राजस्थान में कोयला सप्लाई ना होने से गहराया बिजली संकट। प्रदेश के ज्यादातर जिले में जहां बारिश ना होने के चलते लोग परेशान हैं, वहीं इसी बीच एक और संकट ने प्रदेशवासियों की नींद उड़ा रखी है। दरअसल राजस्थान में बिजली संकट गहराता जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कोयले की कमी के चलते पूर्ण रूप से बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा। वहाँ इसी के चलते अब स्थिति यहाँ आ गई है कि प्रदेश के 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रभावित हो गया। वहीं इसी बजट से जिला मुख्यालय को छोड़कर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अघोषित कटौती लगातार जारी है। कई जिलों के गांव और छोटे कस्बों में 12 घंटे से भी ज्यादा बिजली की कटौती हो रही है। प्रदेश में बिजली की लगातार कटौती और घटती उत्पादन क्षमता के बाद अब ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला को कमान संभालनी ली है। मंत्री कल्ला और ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार शनिवार यानी दिल्ली जाएंगे। साथ ही वहां कोयला मंत्रालय के अफसरों के साथ मामला सुलझाएंगे। इससे पहले उन्होंने बीकानेर से वर्चुअल माध्यम से अफसरों की मीटिंग ली थी। इस दौरान मंत्री ने अफसरों पर नाराजगी जताते हुए हालातों को सुधारने की चेतावनी दी थी। दरअसल पता चला है कि इस मामले से कोयला मंत्री से राजस्थान के अधिकारियों की बात हुई। मुख्य सचिव भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जानकारी यह मिली है कि प्रदेशों के तीनों डिस्कॉम जयपुर, अजमेर और जोधपुर कोल इंडिया और पीकेएसएल कोयला तोल रहे हैं, लेकिन पूरा भुगतान नहीं कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार विद्युत उत्पादन निगम को दोनों कंपनियों को 1800 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ता है।
अलवर में हुई धंधाधूध फायरिंग। राजस्थान के अलवर जिले में अपराधियों में मानो खौफ खत्म होता जा रहा है। इसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली। जिले के भिवाड़ी में रंगदारी नहीं देने वाले की बात पर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान बदमाशों ने एक स्क्रैप व्यापारी पर ठिकाने लगाने की नीयत से हमला किया। पता चला कि कार में सवार होकर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाई और गार्ड को पिस्टल से धमकाया गया। इस दौरान गार्ड हाथ जोड़कर उनसे बचने के लिए गिड़गिड़ाता रहा तो बदमाशों ने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी देने के लिए मालिक के नाम की पर्ची थमाकर फरार हो गए। भिवाड़ी के फुलबाग थाने से मात्र 600 मीटर दूर हुई इस घटना पर तात्कालिक पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन भिवाड़ी पुलिस बदमाश को कोई अंकुश नहीं लगा पाया। बदमाश भिवाड़ी पुलिस को चकमा देकर भागने को कामयाब हो गए। बताया जा रहा है कि करीब 6 महीने पहले भी बाइक सवार होकर आए बदमाश ने फायरिंग की, साथ ही 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, लेकिन इस बार 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं देने से अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार भिवाड़ी में फुलबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्क्रैप डीलर पुनीत ट्रेडर्स के नाम पर फर्म के ठिकाने पर दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग करी और जो फायरिंग कर दहशत फैला कर भाग गया। स्क्रैप डीलर पर कुछ माह पूर्व पहले ही रंगदारी मांगने को लेकर फायरिंग हुई थी। अंशित से बीजेपी विधायक ने खोला पार्टी के खिलाफ मोर्चा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसिफ से बीजेपी विधायक जब्बर सिंह सांखला ने शुक्रवार को अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदेश प्रभारी की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं की बैठक में सांखला ने न केवल जिला अध्यक्ष बल्कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के खिलाफ भी खुली बगावत की। पार्टी के अनुशासन को बता पार्टी नेतृत्व पर उनकी अनदेखी खुला आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं को सख्ते डालते हुए भाजपा विधायक ने जमकर बयानबाजी की। भाजपा जिला अध्यक्ष ने इसमें मालिक को कहा कि विधायक की यह खुली बगावत पार्टी और उनके दोनों के लिए ठीक नहीं रहेगी। पार्टी जो निर्देश देगी वैसी ही कार्यवाही करेंगे। दरअसल आसिफ विधानसभा क्षेत्र के जरना महादेव में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। भाजपा के प्रभारी रघु शर्मा की उपस्थिति में यहां आसन से पार्टी विधायक जब्बर सिंह सांखला ने अपनी बात रखी। इसमें खुद की अवहेलना करने का दर्द छलक पड़ा था और फिर वो कार्यकर्ताओं के समक्ष अपना दिल खोल बैठे और भाजपा जिलाध्यक्ष लालू तेलीप आरोप लगाने लगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मैंने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को भी शिकायती पत्र लिखा है, लेकिन उन्होंने इस संबंध में मुझे से बात करने तक उचित नहीं समझा। भाजपा विधायक सांखला यही नहीं रुके और कहने लगे, मैंने भाजपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ अपने पत्र में ऐसी बात लिखी है जो मैं यहाँ नहीं बता सकता। इस संबंध में हमारे पंचायत चुनाव के प्रभारी पूर्व मंत्री विधायक अनीता भदेल ने भी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को जिला अध्यक्ष का शिकायत पत्र लिखा, मगर कोई कार्यवाही नहीं की गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शुक्रवार को नगर निगम जयपुर ग्रेटर की निलंबित महापौर डॉक्टर सौम्या गोचर को प्रति राजाराम और बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्पे के खिलाफ एसीबी कोर्ट 1 में चालान पेश कर दिया है। करीब 2800 पेज की चार्जशीट में एसीबी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में अपराध साबित माना है। एसीबी ने आरएसएफ प्रचारक निबारम व बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि संदीप कुमार चौधरी के खिलाफ जांच को लंबित रखा गया है। चार्जशीट में एसीबी ने कहा कि लेन देन की पूरी बातचीत सरकार मार्ग स्थित सेवी सदन बिल्डिंग में हुई है, जिसमें प्रचारक निबाराम भी उपस्थित थे। निबाराम को भेजे गए लेकिन उनको तामील नहीं हो सकी। इसी तरफ संदीप चौधरी से पूछताछ नहीं हो सकी, उसे भी एसीबी ने नोटिस भेजी थी। ऐसे में दोनों के खिलाफ जांच को लंबित रखा गया। अब मामले पर कोर्ट रिपोर्ट आने के बाद 2 सितंबर को सुनवाई होगी। एसीबी के डीजी बीएल सोनी के निर्देशन में यह जांच एडिशनल एसीपी राजेंद्र नैन को सौंपा गया था। बीवीजी कंपनी को 200 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान पर सौदेबाजी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस बातचीत में राजाराम गुर्जर, बीवीजी कंपनी के ओमकार और संदीप चौधरी व निमाराम नजर आ रहे थे। भ्रष्टाचार माना, इसी आधार पर एसपी बजरंग सिंह ने पी दर्ज करवाई। एसीबी ने 30 जून को राजाराम गुर्जर व ओमकार को पूछताछ के लिए बुलाया था। कोरोना काल सहित अन्य विषम परिस्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता से वंचित रहे असंगठित मजदूरों को अब जल्द ही सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए पहली बार केंद्र सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन कार्ड सुविधा शुरू की है।
असंगठित श्रमिक कार्ड योजना के जरिए देश भर के प्रत्येक असंगठित मजदूर को यूएनएन कार्ड बताया जाएगा। इससे सरकार के पास असंगठित श्रमिकों का पूरा रिकॉर्ड रहेगा और समय समय पर दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मजदूर को मिल सकेगा। सीएससी जिला प्रबंधक बाड़मेर दिनेश देवल व जोगेश्वर पारंगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त को दिल्ली में इस योजना का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार श्रम विभाग एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सीएससी के माध्यम से नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्क माध्यम की योजना के तहत ऐसे मजदूरों का डाटा जुटा रही है जो किसी संस्था संगठन कंपनी की बजाय अपने स्तर पर कहीं ना कहीं रोजगार के लिए काम करते हैं। राजस्थान की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।